हाँ तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आप सब ठीक होंगे और मैं अपने क्लास 12 का आज फिर से एक लेक्चर लेके आया हूँ बेटा, जिसका नाम है बेटा न्यूक्लिक एसिड। या इसमें हम लोगों को पढ़ना है बेटा डीएनए और आरएनए। बहुत से बच्चों को ये चैप्टर बहुत परेशान करता है, सर डीएनए आरएनए बहुत रटना पड़ता है। स्पेशली जो मैथ वाले बच्चे हैं जो क्लास 12 के, उनके लिए तो सरदर्दी बन जाता है बेटा कि बेटा आप डीएनए आरएनए कैसे समझेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना करा हो क्लास 12 जी और नीट की केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, वो मेरा यूट्यूब चैनल अपना सब्सक्राइब कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन उनके पास बेटा आता रहे। ठीक है, हम लोगों के बायोमॉलिक्यूल का आज का जो टॉपिक है वो बच्चा है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अच्छा न्यूक्लिक एसिड क्या है बेटा? जो हमारे पास हम लोगों की बॉडी में जो हेरिडिटी प्रोड्यूस करेगा, हेरिडिटी मतलब हो गया आनुवांशिक लक्षण हो गया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों को मिलते रहते हैं बेटा, उनकी सारी जिम्मेदारी जो है बेटा वो न्यूक्लिक एसिड की है, मोस्टली डीएनए की है। मगर इस चैप्टर में चूंकि केमिस्ट्री का चैप्टर है तो हमें न्यूक्लिक एसिड की बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, बल्कि हमें उसकी बेटा क्या पढ़नी है? केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैं बता दूं मेरे पास जो न्यूक्लिक एसिड है बेटा वो दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक को मैं नाम देता हूँ डीएनए और एक को बेटा नाम देता हूँ मैं आरएनए। ये दो पढ़ने हम लोगों को। अगर मैं डीएनए के पूरे नाम की बात करूँ तो इसका नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका नाम बेटा होता है डीऑक्सी, ये जो पहला डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये जो होता है इसका नाम होता है बच्चा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मेरे को इन दोनों की ही बेटा केमिस्ट्री पढ़नी है और इन दोनों के बेटा हम लोगों को स्ट्रक्चर पढ़ने, और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। ये चैप्टर आपका 2 टर्म में कंप्लीट हो जाएगा। आज फर्स्ट लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसका सेकंड और लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करता हूं बेटा मेरे डीएनए या आरएनए की बात करता हूं बेटा, तो ध्यान रखिएगा दोनों के दोनों पॉलीमर होते हैं। मतलब ये भी आपका पॉलीमर है और ये भी आपका पॉलीमर है। सर पॉलीमर क्या होता है? जब बेटा कई सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, जब बेटा आपके कई सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं बेटा तो एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बन के आएगा इसे मैं बोलता हूँ बेटा पॉलीमर। और ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं बेटा इसका नाम मेरे को रखना पड़ता है मोनोमर। इसका नाम क्या रखना पड़ता है बच्चा? मोनोमर। और ये जो मेरे पास बन के आ जाता है बच्चा पॉलीमर। मतलब मेरे पास चाहे डीएनए हो और चाहे आरएनए हो, दोनों के दोनों पॉलीमर हैं। और इनको समझने के लिए पहले मेरे को इनका मोनोमर समझना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि मैंने एथिलीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जोड़ दिए, मैंने एथिलीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जोड़ दिए, मर्ज कर दिए, कंबाइन कर दिए, तो बेटा मेरे पास जो बनता है वो पॉलीएथिलीन। क्या बनता है बेटा? पॉलीएथिलीन, जिसको मैं शॉर्टकट में पॉलीथीन बोलता हूं। इसी तरह से अगर मैं अपने कई सारे मोनोमर्स के मॉलिक्यूल, अब क्या मोनोमर देखता हूं वो भी, ठीक है, अगर मैं कई सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल जोड़ूंगा तो मेरा डीएनए और आरएनए बनता है। यानी सीरीज बात है, अगर किसी भी पॉलीमर को आपको सीखना है, बात सुनेंगे आप ध्यान से, अगर किसी भी पॉलीमर को आपको सीखना है बेटा तो उसका पहले आपको मोनोमर सीखना पड़ेगा। तो डीएनए आरएनए का बेटा जो मोनोमर होता है वही अपने आप में काफी बड़ा मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि उसका नाम न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोटाइड। बेटा मेरे पास अगर आपको डीएनए या आरएनए पढ़ना है तो सबसे पहले आपको डीएनए आरएनए का आपको सीखना पड़ेगा बेटा मोनोमर क्या होता है। क्या सीखना बेटा पड़ेगा? पहले मेरे को सीखना पड़ेगा मोनोमर। तो देखो डीएनए आरएनए का जो मोनोमर होता है वो खुद बेटा 3 पार्टों से मिलके बना होता है। बेटा इसका जो मोनोमर होता है ना, यही अपने आप में बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। इसके मोनोमर को सीखने के लिए मेरे को एक सीखना पड़ेगा बेटा बीटा डी शुगर सीखना पड़ेगा। मेरे को बीटा डी शुगर सीखना है और
नाइट्रोजन बेस सीखना है या नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस सीखना है, और तीसरा पॉइंट मेरे को सीखना है फॉस्फेट। तीसरा पॉइंट मेरे को सीखना है फॉस्फेट। बेटा ये तीनों जो ग्रुप होते हैं, एक बीटा डी शुगर होता है, दूसरा मेरे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है, और तीसरा मेरे पास बच्चा होता है फॉस्फेट। तो अल्लाह मेरे, जब ये तीन आपस में जुड़ जाएंगे ना, तो मेरा आपका डीएनए और आरएनए का मोनोमर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, फिर से बोलो एक बार, मोनोमर। तो मेरे को पहले क्या सीखना है बेटा, एक मेरे को बीटा डी शुगर सीखना है, जो या तो राइबो शुगर होगी या डीऑक्सी राइबो शुगर होगी। राइबो शुगर 5 कार्बन की होती है। कितने कार्बन की होती है? 5 कार्बन की, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। उसके अंदर भी कुछ पार्ट होते हैं। फास्फेट होता है, उसमें क्या है, फास्फेट में कुछ छोड़ना होता है। तो ये 3 पॉइंट हैं, जब ये तीनों आपस में चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, तो मेरे पास जो बनेगा बेटा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। न्यूक्लियोटाइड जब पॉलीमराइज होगा तो मेरा न्यूक्लिक एसिड बनेगा, मगर वो कौन सा बनेगा, डीएनए या आरएनए, वो डिपेंड करता है शुगर और बेस पर। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैंने पहले समझाऊंगा आपको राइबो शुगर समझाऊंगा। मेरे पास समझाऊंगा सबसे पहले राइबो शुगर समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आता हूं अपने राइबोस शुगर पर। मैं पहले आता हूं अपने राइबोस शुगर पर, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, राइबोस शुगर जो होती है वो 5 कार्बन की होती है। पहला होता है मेरे पास C+OH। आपने इसके पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ा होगा, तो 6 कार्बन वालों की तो बात खूब बही है। यहाँ पर बात करेंगे बेटा हम लोग कितने, 5 कार्बन वाले की, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड हो गया। सेकंड कार्बन का यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। यहाँ H, यहाँ OH, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं, मैंने बोला यहाँ H, यहाँ OH, और नीचे हो जाता है आपका CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बनाना है एक 5 मेंबर्ड रिंग। क्या बनानी बेटा, 5 मेंबर्ड रिंग बनानी है, जो शुगर का मेन कंपोनेंट होता है राइबो शुगर का, ठीक है। तो देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, और एक तो बेटा ऑक्सीजन होगा। तो यही वाला H आप ऊपर ले जाइए। यही वाला जब आप H ऊपर ले जाएंगे ना, तो मैंने कहा था 2 फॉर्म बनते हैं, एक होता है अल्फा डी और एक होता है बीटा डी। एक होता है अल्फा डी, एक होता है बीटा डी। देखो यहाँ पर ले जाऊंगा तो C पर ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा OH। सेकंड कार्बन ये हो गया H, ये हो गया OH। थर्ड कार्बन ये हो गया H, ये ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, राइबोस है, ठीक है, दूसरा है, ठीक है। अब C पे H, यहाँ पर चिपक गया O, और इस तरह से नीचे आपका आ जाएगा CH2OH, ठीक है। तो ये है अल्फा डी राइबोस शुगर। क्या नाम बोला मैंने इसका, अल्फा डी। अल्फा डी क्योंकि OH राइट में। बेटा बीटा डी का बताओ, जिन लोगों ने मेरा कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर लिया होगा वो जरूर इस चीज को जानते होंगे कि अल्फा डी बीटा डी क्या होता है। चलो आगे बात करते हैं, डरा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो C पे यहाँ OH हो गया, इधर H हो गया। देखो पलट गया, जैसे बहुत लोग अपनी बातों से पलट जाते हैं, वैसे ही पलट गया बिल्कुल। जब कोई पलटी मार जाए समझ जाना वो अल्फा डी से बेटा क्या हो जाएगा, बीटा डी। तो ये दोनों हो गए स्ट्रक्चर बीटा डी राइबोस शुगर। इसका नाम क्या है, बीटा डी राइबोस शुगर। यहाँ तक बात क्लियर है। मगर ये इनके फिशर प्रोजेक्शन है। कौन से बेटा, जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन से बनते हैं बेटा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। और मेरे को इस्तेमाल करना होता है हार्वर्ड। अब एक चीज़ मैं बता दूं, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उसमें हम लोग जो शुगर इस्तेमाल करेंगे बेटा वो बीटा डी वाली होगी। कौन सी होगी बेटा, बीटा डी वाली होगी। कौन सी होगी बेटा, बीटा डी वाली। फिलहाल मैं दोनों का हावर्थ बनाता हूँ, मैं दोनों का बना रहा हूँ हावर्थ। इसका हावर्थ ऐसे बनेगा, 5 मेंबर रिंग, आपको जानकारी ऐसे 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 ऐसे। फिर आपको सिखाया था मैंने, जो राइट में होगा वो नीचे जाएगा, मतलब यहाँ देखिए नीचे आएगा OH, यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आएगा OH, यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आएगा OH, यहाँ पर आपका हो जाएगा CH2OH, यहाँ पर H, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, अल्फा डी राइबोस शुगर, ठीक है। तो बीटा डी का बेटा क्या बनेगा, बीटा डी का मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक। केवल पहले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, ठीक है। OH ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा OH, यहाँ पर H, ये आपका H, यहाँ पर OH, ये आपका H, यहाँ पर OH, ये आपका क्या हो गया CH2OH, और ये H। तो यही मेरे पास बीटा डी राइबोस शुगर है। क्या है बेटा, बीटा डी राइबोस शुगर। और इसी को बेटा मैं अपने न्यूक्लिक एसिड में लेके चलता हूँ। मेरे पास जो बीटा डी राइबोस शुगर होती है, मेरे पास जो बीटा डी राइबोस शुगर होती है बेटा, मैं इसी को लेके चलता हूँ। मैं बना रहा हूँ अपना बीटा डी
राइबोस, बीटा डी राइबोस शुगर, ये स्ट्रक्चर आया था बेटा, ओ हो गया था। और यहाँ पर इस जगह पर बीटा डी वाले में बेटा OH ऊपर था, नीचे S था, यहाँ S था, यहाँ OS था, यहाँ S था, यहाँ OS था, ऊपर यहाँ मेरे पास CH2OS था और नीचे S था। ठीक है, ये बीटा डी राइबोस शुगर होता है। फिर दूसरा जो मेरे पास इस्तेमाल होता है वो होता है बेटा 2-डीऑक्सी बीटा डी राइबो शुगर, आप चाहे बोल दिए, क्या बोल दिए, राइबो शुगर। ठीक है, मेरे पास जो दूसरा होता है उसका नाम होता है 2-डीऑक्सी। बेटा पहले मतलब बताओ 2-डीऑक्सी का मतलब क्या है। देखो ये बेटा मेरे पास पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा, ये पांचवा रिंग के बाहर। ठीक है, तो सेकंड नंबर का ऑक्सीजन आप हटा दीजिए, सेकंड नंबर का आप ऑक्सीजन हटा दीजिए, तो मेरे पास जो बनेगा वो 2-डीऑक्सी बीटा डी राइबो शुगर बनेगा। सेकंड नंबर का अगर मैं O हटा दूंगा तो उसका नाम होगा 2-डीऑक्सी, तो वो बन जाएगा मेरे पास O ऐसे रहेगा बेटा, ये रिंग ऐसे रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं बेटा, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ OH यहाँ H, ऊपर नीचे इसमें बेटा H हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में आपका हो जाएगा H और OH, तो ये बेटा ऐसे रहेगा CH2OH और नीचे रहेगा H। ठीक है, तो ये जो बीटा डी राइबोस शुगर है, ये डी राइबोस शुगर, देखो राइबोस में R आ रहा है, तो ध्यान रखना है ये RNA में इस्तेमाल होगा। किस में इस्तेमाल होगा, RNA। आप यहाँ देखिए ये 2-डीऑक्सी हो गया, इस जगह का ऑक्सीजन बेटा कम हो गया एक, तो ये जो इस्तेमाल होगा बेटा DNA में। मतलब अगर मैं आपसे बता दूं कि या पूछ लूं कि बेटा DNA में कौन सी शुगर होती है, DNA में कौन सी शुगर होती है, अल्फा की बीटा, तो पहला आंसर बताओगे बीटा वाला। फिर DNA में कौन सी शुगर ऑक्सी राइबो शुगर है या डीऑक्सी राइबो शुगर है, तो आप बोलोगे चूंकि डी है तो डीऑक्सी वाला है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा। और RNA में बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन होगा। मतलब अगर मैं किसी न्यूक्लिक एसिड को बनाते समय, अगर मैं किसी न्यूक्लिक एसिड को बनाते समय मैं राइबो शुगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैं राइबो शुगर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो RNA बनेगा। और अगर किसी न्यूक्लिक एसिड को बनाते समय मैं डीऑक्सी राइबो शुगर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो बेटा वहाँ पर DNA बनेगा। क्या बनेगा बेटा, DNA। ये तो मेरे पास शुगर की बात हो गई। शुगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कौन सा इस्तेमाल होना है, कौन सा DNA में और कौन सा बेटा RNA में। दूसरा मेरे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। क्या है बच्चा, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। देखो ये दो प्रकार के होते हैं, एक बेटा प्यूरीन्स के नाम से जानते हैं, एक होता है प्यूरीन्स और एक होता है पिरिमिडीन्स होता है। ठीक है, एक मेरे पास पिरिमिडीन्स होता है। दो मेरे पास बेस होते हैं बेटा, एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरिमिडीन। एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरीन में क्या होता है, प्यूरीन में आपको नहीं मतलब है। प्यूरीन के अंदर बेटा वो आपसे 12th लेवल पे आपके स्ट्रक्चर नहीं पूछता, वो बेटा नीट और जेई लेवल के लिए स्ट्रक्चर्स पूछता है कि प्यूरीन्स। हाँ मैं बता दूं कि प्यूरीन्स में दो रिंग बनी होती हैं, दो रिंग बनी होती है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन होता है। और जो पिरिमिडीन होता है उसके अंदर बेटा एक ही रिंग बनी होती है। पिरिमिडीन जो होता है उसके अंदर एक ही रिंग बनी होती है, उसके अंदर दो नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है, प्यूरीन के अंदर बेटा आपके दो बेस आते हैं, एक का नाम होता है एडेनिन, एक का नाम होता है गुआनिन। क्या नाम बेटा, गुआनिन। ठीक, मतलब आपका जो प्यूरीन है उसके अंदर दो प्रकार के बेस हैं, इसमें भी बेटा नाइट्रोजन होता है, इसमें भी नाइट्रोजन सब में है बेटा। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रिंग बनी होगी, बीच में नाइट्रोजन चिपका होगा। ठीक है, प्यूरीन के अंदर क्या होता है, एडेनिन गुआनिन हो गया, यहाँ होता है साइटोसिन। ठीक, साइटोसिन हो गया, ये मेरे पास एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, थायमीन हो गया, थायमीन हो गया, और फिर होता है यूरेसिल। ये मेरे पास तीन जो होते हैं इन सब में बेटा एक एक रिंग बनी होती है। ठीक है, एडेनिन के अंदर दो रिंग होंगी बेटा, गुआनिन के अंदर दो रिंग होंगी, मगर इन तीनों के अंदर बेटा एक एक रिंग होंगी। इसको शॉर्टकट में मैं ए बोलूँगा, इसको शॉर्टकट में मैं जी बोलूँगा, इसको शॉर्टकट में मैं सी बोलूँगा,
इसको शॉर्टकट में टी, उसको शॉर्टकट में यू बोलूंगा, ठीक है। तो ये टोटल 5 बेस होते हैं। टोटल कितने बेस होते हैं बेटा? 5 बेस। अब इसमें मैं बताता हूं कि अगर आपका डीएनए का स्ट्रक्चर बन रहा है, किसका बन रहा है? डीएनए का। एडेनिन होगा ही होगा, गुआनिन होगा ही होगा, साइटोसिन होगा ही होगा, बस यहाँ पर थाइमीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। मतलब अगर आप बात करें डीएनए में, तो डीएनए का आप जब स्ट्रक्चर देखेंगे अभी, तो वहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तो बेटा दोनों में होते हैं, और यहाँ होता है थाइमीन। अगर मैं अपने आरएनए के स्ट्रक्चर की बात करूँ, किसकी बात करूँ? आरएनए की, ठीक है। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, मगर यहाँ पर यूरेसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर थाइमीन के बदले, अगर बेटा थाइमीन के बदले अगर यूरेसिल का इस्तेमाल हो गया, ठीक है, अगर थाइमीन प्रेजेंट है तो वो स्ट्रक्चर बेटा डीएनए का होता है, और अगर यूरेसिल प्रेजेंट है तो वो स्ट्रक्चर बेटा आरएनए का होता है। ये मेरे पास बेस की सारी पोजीशंस हो गई, ठीक है। अब फास्फेट में कोई खास नहीं समझना है, फास्फेट को बस जोड़ना होता है, किस जगह पे जोड़ना होता है मैं बताऊंगा। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं कि भैया मेरे पास न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले आ रहा है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर मैं शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट तीनों जोड़ूंगा, अगर मैं शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट अगर तीनों जोड़ूंगा तो मेरे पास डीएनए आरएनए का बेटा मोनोमर बनेगा। मगर उसके पहले मैं जोड़ता हूं शुगर प्लस जोड़ता हूं बेस। क्या जोड़ूंगा? शुगर प्लस बेस। तो जहां पर शुगर प्लस बेस जुड़ेगा तो उसका नाम बच्चा होता है न्यूक्लियोसाइड। मतलब क्या नाम होगा बेटा? न्यूक्लियोसाइड। जैसे मान लो अगर मैं कहूं एडेनिन प्लस बेस, एडेनिन कौन सा बेस पता नहीं, ठीक है, कौन सा बेस पता नहीं, ठीक है, एडेनिन प्लस बेस, तो ये होता है एडिनोसिन, इसका नाम है। मतलब किसने पूछ दिया कि भाई मेरे एडिनोसिन क्या होता है, तो एडिनोसिन एक प्रकार का क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। इसी तरह गुआनिन, इसी तरह गुआनिन प्लस मैं यहाँ कर दूं बेस, तो इसका नाम होता है गुआनोसिन। इसका नाम बच्चा क्या होगा? गुआनोसिन। ये दोनों नाम एक जैसे होते हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या है? थाइमीन। थाइमीन तो आपका बेस हो गया, ठीक है। अरे मैं गड़बड़ कर गया, यहाँ शुगर करूँ, ठीक है, इस जगह मैं क्या करूँ? शुगर करूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों बेस हो जाएंगे। यहाँ मैं करूँ शुगर करूँ, क्या करूँ मैं? शुगर। शुगर प्लस बेस शुगर। अगर मैं थाइमीन प्लस शुगर करता हूँ, ठीक है, अगर मैं थाइमीन, बात समझिए क्या गलती हो गई? शुगर प्लस बेस, शुगर प्लस बेस, शुगर, ठीक है। तो ये थाइमीडीन होता है, थाइमीडीन इसका नाम होता है, ठीक है। अगर मेरे पास यूरेसिल है, अगर मेरे पास यूरेसिल है प्लस मैं इसमें शुगर करता हूँ तो ये यूरिडीन बनता है। क्या बनता है? यूरिडीन बन के आ जाता है, ठीक है। क्या बचा मेरे पास? साइटोसिन बचा। क्या बचा? साइटोसिन। अगर मैं साइटोसिन प्लस मैं यहाँ पर शुगर करता हूँ तो ये साइटिडीन बन जाता है, ठीक है। मतलब ये जितने नाम लिखे हैं ये बेटा न्यूक्लियोसाइड के नाम है। किसके नाम है बेटा? न्यूक्लियोसाइड। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई न्यूक्लियोसाइड किसे बोलते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है बेटा कि न्यूक्लियोसाइड किसे बोलते हैं, तो जब मैं शुगर प्लस बेस कंबाइन करूंगा, क्या कंबाइन करूंगा बेटा? शुगर प्लस बेस को जोड़ूंगा आपस में, तो जो मेरे पास बनेगा वो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? न्यूक्लियोसाइड। जैसे एडेनिन प्लस शुगर, एडेनिन प्लस शुगर एडिनोसिन, एडेनिन बेस हो गया। गुआनिन प्लस शुगर गुआनोसिन, थाइमीन प्लस शुगर थाइमीडीन, यूरेसिल प्लस शुगर यूरिडीन, और साइटोसिन प्लस शुगर क्या हो गया? साइटिडीन। यानी कुल मिला के अगर इधर के नाम दिए हैं तो ये बेस हैं, मगर अगर इधर के नाम दिए हैं तो वो क्या है बेटा? न्यूक्लियोसाइड। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बेटा मेरे पास जो मेन मोनोमर है डीएनए आरएनए का वो बेटा क्या होता है, ठीक है। अगर बात करें तो हेडिंग बढ़ेगी न्यूक्लियोटाइड बेटा क्या होता है। देखो न्यूक्लियोटाइड में कुछ नहीं करना है कि आप क्या करेंगे? शुगर कर लेंगे, शुगर के साथ बेटा बेस भी कर लेंगे प्लस फॉस्फेट भी कर देंगे, तीनों जुड़ गए, ठीक है। अगर ये तीनों जहां जुड़ जाएंगे तो इसको मैं न्यूक्लियोटाइड बोलता हूं। मतलब कुल मिला के न्यूक्लियोटाइड ही मेरे पास जो है
वो मेन मोनोमर है। क्या है बच्चा? मेन मोनोमर, मतलब सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके या तो डीएनए बनाएंगे या तो क्या बनाएंगे? आरएनए। ठीक है, हाँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इतने पोर्शन को मैं लिख सकता हूँ न्यूक्लियोसाइड, मतलब ये हो गया न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट। पूछ सकता है ऐसे, तो भी मेरे पास आता है न्यूक्लियोटाइड। तो कुल मिला के ऐसे पूछ सकता है कि अगर मैं न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट जोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं न्यूक्लियोसाइड में बच्चा फास्फेट जोड़ दूं तो क्या बनेगा? तो वो बेटा न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और यही मेरे पास डीएनए या आरएनए का बेटा क्या होता है? मोनोमर। या अगर मैं ये बोल दूं कि न्यूक्लियोटाइड से फास्फेट घटा दूं, ठीक है, इसको उधर ले जाओ बेटा, अगर मैं न्यूक्लियोटाइड से बेटा फास्फेट घटा देता हूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। मगर ध्यान रखिएगा कि डीएनए और आरएनए का जो मेन मोनोमर है वो बेटा न्यूक्लियोटाइड है, वो न्यूक्लियोसाइड नहीं है। तो हम लोगों ने आज क्या करा है, आज के दिन में ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं था मगर समझा बहुत कुछ दिया गया। मैंने आज के इस छोटे से लेक्चर में आपको ये सिखा दिया कि डीएनए आरएनए क्या होता है, उनके फुल नेम क्या हैं और उनका जो मोनोमर का पार्ट है मतलब न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या क्या कंपोजिशन मिला हुआ है। 3 पॉइंट होते हैं, एक मेरे पास 5 मेंबर रिंग शुगर होता है, दूसरा मेरे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है और तीसरा मेरे पास फास्फेट होता है। शुगर मेरे पास जो इस्तेमाल होता है बीटा डी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर आपका डीएनए होगा तो डीऑक्सी राइबो आपका शुगर इस्तेमाल होगा, अगर आपका आरएनए होगा तो राइबो शुगर। आपके बेस 5 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 2 प्रकार के हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन के अंदर 2 बेस हैं, एडेनिन गुआनिन, उसके अंदर 3 बेस हैं। ठीक है, साइटोडीन और साइटोसिन, आपका साइटोसिन हो गया, यूरेसिल हो गया, थायमीन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद फास्फेट, तो फास्फेट है। फिर मैंने समझाया कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो अगर शुगर प्लस बेस हो गया तो न्यूक्लियोसाइड है और फास्फेट भी उसमें चिपका दोगे ना तो बेटा वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, मोनोमर। अब नेक्स्ट टर्न पे आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से ये कंबाइन होते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।